तो वो एक्सपीरियंस एक बार शेयर करिए उस 3 घंटे के टाइम पीरियड पे जो बिताए उस एग्जामिनेशन हॉल में गेट AR1 2026 के एग्जामिनेशन। पेपर स्टार्ट हुआ तो मैंने मैं इस बार सोच के गया था कि पहले 30 मिनट में पूरा पेपर गो थ्रू करा। मैंने ये देखा जो मुझे फील हुआ कि इस बार फिजिकल में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लेंदी, एक वैल्यू पुट करने में बहुत टाइम लगा, तो इसलिए मैंने एनईटी छोड़ के पहले एमसीक्यू में ध्यान दिया, जो ऑर्गेनिक थी थोड़ी सी इजी लगी इसका कंपेयर। तो मेरा एक दोस्त है, तो जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो मेरे साथ जो पेपर देने आता है वो पेपर मेरा क्लियर हो जाता है उसका बट उसका नहीं होता, वो बात अलग है। जब इस बार गेट का फॉर्म आया, उसका और मेरा पिछली बार गेट का सेंटर अलग था, तो मेरा गेट बहुत खराब तो उसका अच्छा हुआ था, लग गया था दोनों का सेम। और कहीं ना कहीं जब हम इतना बड़ा कुछ अचीव करते हैं तो नो डाउट मेहनत बहुत है। तो क्या आपके टफ डिसीजंस रहे थे जो आप AR1 तक को लगता है पहुंचाया जिस डिसीजन ने? टफ डिसीजंस तो बहुत थे, लाइक लास्ट ईयर जब मेरा गेट खराब किया था, तो मेरा इस बार ये था अगर सिंगल डिजिट भी ना आए तो ये था कि पिछली बार से अच्छा जाए, कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए कि मैंने इतनी तैयारी करी तो इससे बेटर। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आप सबका स्वागत है वेद प्रेप के इस प्लेटफॉर्म पे विद टॉक विद चैंपियंस के अगले एपिसोड में आप सबके साथ हम हाजिर हैं दोस्तों। और आज हमारे साथ गेट 2026 के AIR1 प्रेजेंट है, द रजत, नन ओनली द रजत हमारे साथ प्रेजेंट है। और रजत ने दोस्तों इस 2026 में कमाल का काम किया है, AIR1 अचीव किया है दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इसका थोड़ा सा पीछे का कुछ पास्ट बैकग्राउंड बता देता हूँ। रजत का ग्रेजुएशन KMC से रहा, देन उसके बाद IIT जैम में हमसे ही ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा था। देन उस ड्यूरेशन में इसकी IIT जैम के अंदर 48 रैंक आई थी। IIT दिल्ली इसका डेस्टिनेशन रहा। IIT दिल्ली में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के साथ साथ गेट अटेम्प्ट देने के साथ दोस्तों अब फाइनली पास आउट होने के बाद इसने AIR1 अचीव किया है। और साथ ही साथ नेट JRF तो 14 रही है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों को कि ये सेशन कतई सीरियस नहीं है। ये सेशन इतना इतना हंसी मजाक वाला रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन से पहले हम इतने हंस चुके हैं जब हम सेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एज पर हमारे चेहरों से नजर आ रहा है ये बड़ा हंसमुख सा एक हमारे साथ। और आई थिंक सर बच्चों तक वो एक बिहाइंड द सीन वाला रील भी पहुंच चुका होगा, तो बच्चे समझ ही गए होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन सेट होगी। बिल्कुल, तो काफी कुछ बातें आज पता लगेंगी आपको। गेट AIR1 लाने का एक नया पर्सपेक्टिव पता लगेगा। आज से पहले आपने बहुत सारे गेट AIR1 देखे होंगे, कुछ सीरियस देखे होंगे, कुछ मीडियम कैटेगरी के देखे होंगे। आज का जो AIR1 है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। ऐसा है कि दोस्तों जो पढ़ाई को इतनी मस्ती के साथ आगे बढ़ाता है और साथ में अपनी बाकी मौज मस्ती तो करता ही है, बट अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देता और AIR1 तक पहुंचता है। सो रजत, मेरा सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि भाई जब AIR1 आई 63 मार्क्स पे, जो कि अभी तक के मुझे लगता है लोवेस्ट है, पिछले कुछ 4-5 सालों में तो 5-7 सालों में तो खासकर लोवेस्ट भले ही हो, पर लोवेस्ट इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये एग्जाम इतना टफ था कि इस बार गेट के मैं कह रहा हूँ कि दुनिया को सॉल्यूशन बनाने में ना नहीं याद आ रही है। तो इस लेवल के क्वेश्चन पेपर में अगर उसके 63 मार्क्स है दोस्तों, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो 63 मार्क्स इस पे जब आ रहे थे तो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि पिछले सालों को देखते हुए कि क्या AIR1 आ सकती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन रिस्पॉन्स की आई और नंबर जोड़े, ऐसा लग रहा था कि मैक्सिमम 15 या 20 तक आ सकती है, बट सिंगल डिजिट का भी बहुत कम चांस थे। बट फिर 1 आ गई, उसका मुझे भी चांस नहीं था कि 1 आ जाएगी सच में। तो कैसा रिएक्शन था जब देखा रिजल्ट आया सामने, सिंगल डिजिट रैंक 1 लिखा हुआ है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था इतने स्कोर पे, तो कैसा रहा? मीन्स जब रिजल्ट आया उस टाइम मैं लंच कर रहा था, तो मैंने लेफ्ट हैंड से फोन खोला और स्वाइप करा, तो 1 जैसे ही मैंने देखा, मेरे साथ मेरे सीनियर बैठे हुए थे, मैंने उनको टैप करा, मैंने कहा सर 1 आ गई, चलो लंच छोड़ के चलो, हम सबको बढ़िया कुछ खाएंगे, पार्टी करेंगे, बताएंगे। फिर मैं जैसे ही बाहर निकला, फिर सबको कॉल लगाने लग गया। मीन्स उस टाइम तो ऐसा था कि कैसे आ गई 1, बस आ गई है। ये डिस्कशन हालांकि हम कर चुके थे ऑलरेडी एक दिन पहले, बट कि ठीक है, पहले वहीं पे अटका हुआ था मामला कि टॉप 3 में आएगी, 1 आएगा, फाइनली डाउटफुल चल रहा था कि भाई 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, और 1 तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत ज्यादा। बट ये है कि तेरे अल्टीमेटली तू कितना ही हसमुख हो, बट तेरी बैकग्राउंड स्टोरी हम जानते हैं, मेहनत बहुत करी जो है, मैं दुनिया के सामने नहीं रख सकता। रख दो। ये रजत वैसे हमारा क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट रहा है तो एक अच्छा बॉन्डिंग हमारा स्टार्टिंग से रहा है। फ्रॉम दी 2012 21 में जब अक्टूबर में, हाँ 21 में जब हमारा जश्न का 22 के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे थे, 21 में 22 ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइज हाँ ज्वाइनिंग 21 में करी थी। हाँ, तो उस ड्यूरेशन में भी साथ ही था, तो ऑर्गेनाइज करने में इसने बहुत सारी हेल्प की थी। कमला नगर से बेचारा फूल लेके आया था टॉपर्स के लिए भी और आज इसके लिए कोई फूल लेके आया पक्का। जब लास्ट सेशन मुझे लगता है तुझे बुके तो मिला ही है ना? मिला है सर, बुके बहुत प्यारा बुके दिया है सबको। चलो
तो इसलिए भी कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि हाँ, मेरा भी वहाँ मौका आएगा वहाँ पे आज बैठने का। आज तो एक बहुत बड़ा मौका है, हम सब एक साथ बैठे हैं और इस पॉडकास्ट सेशन में काफ़ी कुछ आपके जर्नी से लोगों को सबक मिलेगा। सबक इन द सेंस कि गाइडेंस और एक कि खुश रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, हँस-मिजाज से बिल्कुल। दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये सेशन टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, और ये तो भाई लाइव एग्जांपल सेट कर दिया है रजत ने। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इतना हंस चुके हैं सेशन से पहले, तो आई डोंट नो कि सेशन में हम कितना हंसने वाले हैं। सो रजत, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि हाँ भाई, अब मुझे जो है वो एआईआर 1 के लिए तैयारी करनी है? मतलब क्या फर्स्ट ईयर एमएससी में सोचा था ऐसा या सेकंड ईयर में सोचा था? कब ऐसा प्लान किया था? मीन्स प्लान तो बहुत पहले से था। जो सबसे पहली बार जैसे सर ने बताया कि जश्न-ए कामयाबी हुआ था, तो उसमें हमारे आईआईटी दिल्ली का एक सुपर डुपर सीनियर मोनीश भैया, उनकी जब गेट एआईआर 1 आई थी, तो कैम अकेडमी ने उन्हें वो प्राइज़ दिया था और मतलब उन्हें वो करा था, सेलिब्रेट करा था। तो उन्हीं के नाम पे पूरा वो फंक्शन हुआ था। तो उस टाइम वो मैं और मेरा रूममेट था जो केएमसी में, हम दोनों उससे बात करने गए थे। तो हमने पूछा था उससे, भाई तेरी एआईआर 1 कैसे आई? तो उसने कहा भाई बस पढ़ रहा हूँ, आ गई, अब उसे भी नहीं पता। तो उस टाइम एक बार मन में आया था कि मतलब 1 आए तो गेट में कम से कम सिंगल डिजिट तो आए कि एक बार बढ़िया लगे। कि मैं भी पढ़ ही लेता हूँ, क्या पता मेरी भी नैया तो पार हो फिर जाए। एक बार मन में तो था कि गेट में एक बार सिंगल डिजिट तो लानी है कुछ भी करके। तो बिल्कुल। फिर उसके बाद से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, जैम आ गया, फिर नेट निकाला, फिर अब गेट भी निकाल ही दिया कैसे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, कैसे भी तो नहीं निकला होगा सर, जब भी हम नहीं, मतलब कुछ। प्रैक्टिस करी, बट 1 की एक्सपेक्टेशन होना और फिर आ जाना एक अलग फीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत बड़ा गजब का इसने आज एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिया, आपने शायद वो वीडियोज़ में देखी देख होगी। लिया होगा सर बच्चों तक। आई थिंक वो तो वायरल हो जाना चाहिए, इतना बढ़िया। मतलब हमने कभी नहीं सोचा इस टाइप में, बहुत बढ़िया दिमाग वो चलाया रजत रैंडम ने। इसने हमें बताई, फिर मैंने कहा लॉजिक तो सही बता रहा बच्चा। पर मैं चाहता हूँ कि रजत एक बार सबके सामने दोबारा से उसी एक्सप्रेशन के साथ, एक बार उसी फीलिंग के साथ कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है गेट में एआईआर 1 लाने की? शॉर्ट ट्रिक तो नॉर्मल है। वही एक्सप्रेशन प्लीज़। हाँ, पूरा सेम। मतलब शॉर्ट ट्रिक तो बहुत नॉर्मल है। तुम चाहे 40 नंबर लाओ या 70 नंबर लाओ, 1 तो 1 होती है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अपने दोस्त को मत पढ़ने दो और 40 नंबर लाके टॉप मार जाओ। गेट स्कोर तुम्हारा 1000 ही आएगा। मतलब तुम खुद भी कम पढ़ो और अब ये मेक श्योर करो कि तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे भी कम पढ़ रहे हैं। भाई जिस दिन बच्चों ने ये कॉमन डिसीजन ले लिया, मैं कह रहा हूँ 10 नंबर में भी टॉप 10 आ जाएगा। आ सकते हैं सर, तब भी गेट स्कोर 1000 ही आएगा। 1 तो 1 ही होता है। लॉजिक भाई 1 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, चाहे वो कितने पे भी है, 1 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लॉजिक तो ये सही है, पर बच्चे ऐसा करने नहीं देंगे। हाँ। सच्चाई है कि एक को देखते हुए 1-2 छुपे रुस्तम होंगे हाँ। जो पढ़ करेंगे जाएंगे। पढ़ जाएंगे। जो वही होता है ना, जो क्लास में जब बंक मारने जाते हैं तो तो 2-3 वो तो क्लास पक्का लेने होते हैं। चले जो जाते हैं। टीचर को इम्प्रेस करने जाते हैं कि मैम हम आए हैं पूरी क्लास में। बिल्कुल, उनमें से कोई ना कोई पक्का ऐसा मिल ही जाएगा। सो सेशन को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं रजत के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब हम इतना बड़ा कुछ अचीव करते हैं तो नो डाउट मेहनत बहुत है। ये तो सब कुछ अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, मेहनत तो कुछ ना कुछ रहती है, और कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है। तो क्या आपके टफ डिसीजंस रहे थे जो आप एआर 1 तक आपको लगता है पहुंचाया जिस डिसीजन ने? मीन्स टफ डिसीजंस तो बहुत थे। लाइक मेरा जो फोकस था वो ये था कि जो मैं एमएससी के सेकंड ईयर में था, तो जो 2025 वाला गेट था मैं चाहता था कि मैं वही क्लियर कर दूं, उसी में मेरी सिंगल डिजिट आ जाए। तो उसके लिए मैंने पढ़ा, बट हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली कुछ गड़बड़ी हो गई उस दिन गेट के एग्जाम में और मेरी रैंक थोड़ी कम आ गई, 131 आई। तो उसके बाद जब एमएससी खत्म हुई तो मेरे पे डिसीजन लेने का मेरे पे फैसला था कि या तो मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूँ। लाइक मुझे ऑफर आए थे कि ऑफर भी आए थे कि एक कोचिंग का आया था कि वो पढ़ा लो, या फिर मेरी एचपीसीएल में भी जॉब लग गई थी, या फिर मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँ और एक बार और ट्राई करूँ। तो उस टाइम मैंने सोचा कि कोई नहीं, जब इतना 3-4 साल पढ़ ही लिया है तो 1 साल और पढ़ लेता हूँ और क्या पता कि इस साल आई जाए। तो नहीं, इसलिए ये मैंने बहुत बड़ा डिसीजन होता है सर कि हमारे सब पास कुछ अगर छोड़ के। जॉब्स, क्योंकि जॉब्स के लिए अल्टीमेटली हर कोई लड़ रहा है आज के टाइम यस, में, यस, मैम। और इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपके पास थी और आपने सोचा कि एक ट्राई तो मुझे देना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का जो ये जज्बा है ना, ये हर उम्र में नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और ये टफ डिसीजंस में से एक था। उसमें से बिल्कुल। मतलब ये भी था कि एक वो डिसीजन भी था जब इसको बिल्कुल सब कुछ सेट था। बहुत कन्वर्सेशन चल रहा था कि करूँ या नहीं करूँ, एचपीसीएल वाला मामला जो था, ना कि करे ना करे। काफ़ी से मेरे से ही पूछा, मैंने कहा यार देख, तू श्योरिटी नहीं है तो तू बेशक करने जा सकता है, वहाँ पे रह के तैयारी कर सकता है। पर तुझे अगर ठान लिया कि मुझे करना है और तुझे सपोर्ट मिल रहा है इस तरीके से, तो बिल्कुल फिर आगे जा सकता है। तू अपने गेट के एम की तरफ भी दोबारा आगे बढ़ सकता है। तो मतलब अल्टीमेटली आज तुझे उसका रिलैक्स फील होता है वो डिसीजंस की? मीन्स अब सही लगता है। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक डाउट था कि मैंने उस टाइम सही करा या गलत करा। लगता तो था कि मतलब सब जॉब कर रहे हैं, सबको अच्छा पैसा मिल रहा है, बट मैं नहीं कर रहा। बट जब रैंक 1 आ गई तो अच्छा लग रहा है कि अब कुछ तो अच्छा जॉब मिल ही जाएगी। ये बहुत अच्छा मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
क्योंकि इस बार का गेट बहुत अच्छा खासा टफ था, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें आप देख सकते हैं जनरली जो हमारे गेट टॉपर्स होते हैं वो लास्ट कुछ सालों में 70 प्लस के रैंक्स के आसपास या 70 के आसपास देखने को मिले हैं। इवन लास्ट ईयर भी देवाशीष जो एआर वन था वेद प्रप एकेडमी का, वो हमारे टॉपर 70 मार्क्स के साथ था। तो इस साल 63 है, तो 63 ऐसे ही नहीं है, पेपर का लेवल बहुत टफ था। तो जब रजत इस बार आप एग्जाम में गए, पिछली बार की गलती से कुछ सीखते हुए गए, तो इस बार जब एग्जाम में आप बैठे तो एग्जाम में देखने के बाद क्या रियलाइज हुआ आपको कि पेपर टफ है, कितना अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट नहीं करना है, कैसे अप्रोच करना है ताकि सेफ और अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ सके? लाइक जब मैं लास्ट ईयर था तो मैंने पहले ही मतलब पेपर प्रिपरेशन के टाइम सोचा था कि मुझे टॉप 10 लानी ही लानी है। तो उस टाइम जब मैं पेपर देने गया, तो मैंने बहुत अपने माइंड में प्रेशर बना लिया था कि 10 लानी ही लानी है। तो मैं जो क्वेश्चन दिख रहा था, जिसमें मैं श्योर नहीं था, मैं उसपे भी मतलब टिक मार गया कि मतलब एक वो तुक्का मार देता हूँ कि कहीं सही हो जाए तो 1 नंबर मिलेगा। फिर लास्ट ईयर वो तुक्के सारे गलत हो गए और वो नेगेटिव मुझे बहुत नीचे ले गया। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा हुआ था कि वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें 100% श्योरिटी हो कि नेगेटिव कम से कम हो। तो इसलिए मेरा मेन स्ट्रैटेजी यही थी कि जब क्वेश्चन आ रहा है, अगर श्योरिटी है कि मतलब कि 100% की आंसर मुझे आता है तो ही टिक करना है, वरना इसे स्किप करो भी, बाद में पहले वो क्वेश्चन करो जिसमें मुझे श्योरिटी हो। तो मैंने पहले वो सोचा। गेट पेपर ऐसा होता भी नहीं है कि तुम कई बार गेट इतने अच्छे लेवल का पेपर अक्सर बनाता है दोस्तों कि आप तुक्के की तरफ जाओगे और अनसर्टेनिटी के जाओगे तो फिर अक्सर दिक्कतें होती है। तो ये डेफिनिटली आज मतलब डिसीजन जो है आपको AR1 के रूप में यहाँ बैठाए हुए हैं, मतलब बढ़िया रहा मैम। और सर मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये बहुत अच्छा लर्निंग फेज भी रहा आपके लिए कि हमें नेगेटिव की तरफ कम जाना है और पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, वही था कि मतलब कि कोई क्वेश्चन बस ये था कि एमएसक्यू चाहे मैं सारे अटेम्प्ट कर दूं, क्योंकि नेगेटिव मतलब नहीं है इसमें उसमें। नेगेटिव नहीं है, बट एमसीक्यू जो श्योर है बिल्कुल। उसमें बिल्कुल ध्यान देना है। तो इसलिए एमसीक्यू ऑलमोस्ट सारे सही हो गए, 1-2 को छोड़ के। वाह! ये तो अपने ये आप तो में बड़ी बड़ी बहुत बात बड़ी बात है। मेनली क्योंकि एमएसक्यू आप भी जानते हो कि अगर एमएसक्यू थोड़े हार्ड थे Yes, और एनएटी yes. बहुत हार्ड थे, तो इसलिए एमसीक्यू नहीं, क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं करी, तो मेनली मेरा जो स्कोर था वो एमसीक्यू नहीं खींचा इन Very कंपेयर टू एनएटी और एमएसक्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रजत मतलब लास्ट ईयर जो AR 131 रहा और इस बार AIR जो 1 रहा, इसके बीच में बहुत सारे ब्रेकडाउन्स रहे होंगे। 131 के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन डाउन भी गई होगी डेफिनिटली, एंड कुछ सेल्फ डाउट्स भी क्रिएट होते हैं कई बार। बस ये भले ही इंसान कितना भी खुशमिजाज रहता हाँ, हो, कई बार हमारे इमोशंस ओवरफ्लो कर जाते हैं और एक सेल्फ डाउट कुछ ना कुछ आता है, तो कुछ ऐसा ब्रेकडाउन वाला मोमेंट रहा, कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट, और कैसे ओवरकम किया फिर आपने उस मतलब वो सब पूरी जर्नी एक बार बताइए 131 से लेकर वन AIR 1 वन तक की जर्नी। मतलब जर्नी तो बहुत सिंपल तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब वो थी, डाउटफुल वाली भी थी और थोड़ी डिफिकल्ट भी थी। मेनली जो ब्रेकडाउन था वो लास्ट ईयर का जब गेट का रिजल्ट आया, उसके बाद जो अप्रैल और मई वाला महीना था, लाइक वो बहुत बुरा लगा कि मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लगा कि इतनी मेहनत बिल्कुल पानी में चलेगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने बाद का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उसका इंटरव्यू देने गया तो उसके इंटरव्यू से भी बाहर हो गया। तो उसमें भी और बुरा लगा कि मतलब एक और एग्ज़ाम दिया, उसके भी लास्ट स्टेज से बाहर हो गया। फिर मैंने लास्ट ईयर जीएसआई भी दिया, तो उसका प्री निकल गया। तो फिर मैंने मेंस की तैयारी करी, तो जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस भी हो गया क्लियर। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, गेट क्लियर नहीं हुआ तो जीएसआई तो हो ही जाएगा। फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू वाले दिन अच्छा गया इंटरव्यू, तो लगा कि हो ही जाएगा। बट जब फाइनल लिस्ट आई तो इंटरव्यू में भी नाम नहीं था। तो जब जीएसआई की फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू में नाम नहीं आया, अक्टूबर का ऐसे 30 तारीख को आया था, वो दिन बहुत बेकार था। मतलब उसके बाद जो 10-15 दिन थे, लाइक ऐसा लगा कि 1 साल के सारी एग्ज़ाम खराब हो गई। गेट भी खराब हो गया, बाकी भी खराब हो गए, जो जीएसआई भी खराब हो गया। और उसके बाद तो जो बोला 1 से लेके 15 नवंबर था, वो तो बहुत ही बेकार था। मीन्स ऐसा लग रहा था कि अब फिर से प्रिपरेशन पूरी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब पूरी नई साइकिल स्टार्ट होगी ईयर की, तो फिर से पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा, बट जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया। तो 1 महीने तक मीन्स 10 दिसंबर तक तो मुझे अच्छी खासा मतलब बुखार ही रहा, तो उस टाइम तो मैं पढ़ा ही नहीं। बट फिर जब थोड़ा सही होने लगा, तो मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट करा, और ये था कि मैं पिछले 1 डेढ़ साल, 2-3 साल से बिल्कुल रेगुलरली पढ़ रहा था। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसे ओवरकम करने के लिए, मेरे पे टाइम कम है। तो मैंने 15-20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज़ करा जल्दी-जल्दी, क्योंकि डा अगर आप एक बार पढ़ लो, तो वो यस, यस, बिल्कुल। जो वो है मतलब टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब वो तो आपके रिवाइज़ दिमाग में रहते हैं, बस आपको रिवाइज़ करना है। तो मैंने पहले जल्द से जल्द रिवाइज़ करने की कोशिश करी, और उसके बाद गेट आ गया, फिर गेट दिया। तो उसके बाद जब जिस दिन रिस्पॉन्स की आई, उस दिन मैं शिमला जा रखा था। तो प्रदीप सर का कॉल आया, तो उन्होंने कहा रिस्पॉन्स की भेज दे अपनी। तो मैंने कहा सर नंबर आ रहे हैं, बट मतलब मैं क्या ही करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जितना अच्छी रैंक सोचा है, हाँ, कि उतने उतनी नहीं नंबर नहीं आएगी, आ रहे। मतलब अच्छी है, लास्ट ईयर से अच्छी है, तो नहीं है, तो सर ने कहा कोई नहीं भेज दे।
तो मैंने सर को नहीं भेजी, जो सच बात है। क्योंकि मुझे ये था सर क्या ही करेंगे भेज के। आपको मतलब वो उम्मीद ही नहीं था कि शायद बहुत अच्छा रैंक निकल रहा अच्छी होगा। रैंक भी आ सकती है, बिल्कुल, मतलब होता है बिल्कुल। कि ह्यूमिलेटेड फील होता है कि हाँ यार सर ने मांगी यार कि और अच्छी ना आए तो फिर फिर क्या सर होगा। डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे कि मैं सेकंड टाइम दे रहा हूँ, फिर बट तो उसके बाद अप्रोक्स में 8 या 10 मार्च को सर का कॉल आया, तो सर ने कहा अब तो रिजल्ट ही आने वाला है, मैं रैंक प्रेडिक्टर ही निकाल रहा हूँ, अब तो नंबर बता दे। तो मैंने कहा सर क्या करोगे जान के? तो सर ने कहा अरे भाई बता दे। तो मैंने कहा सर ठीक है मेरे 63 नंबर है। तो सर ने कहा क्या बात कर रहा है, मैं झूठ बोल रहा है क्या? मैंने कहा सर सच में है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा कि 63 के अभी ऊपर मुझे 1 या 2 बंदे मिले हैं जिनका भी अभी श्योर नहीं है कि है या नहीं है। तो मैंने कहा सर ठीक है, मतलब मुझे ये था कि सर ठीक है टॉप 10 तो चलो आ ही जाएगी। तो सर ने कहा टॉप 10 तो पक्की है। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो उसके बाद जितने-जितने दिन पास आते गए सर मेरी रैंक और बढ़ाते गए कि आज 7 आ तू जाएगी। टॉप 5 में भी आ सकता है, तू टॉप 4 में भी आ सकता है। फिर एक दिन पहले रात को कॉल करके कहते हैं, भाई तेरी 1 भी आ सकती है। मैंने कहा सर शर्त लगा लो। मतलब रात को पिछले दिन 12 बजे सर का कॉल आया था, सर ऐसे घर जा रहे होंगे तो ड्राइव कर रहे थे। तो सर ने सीधे बोला शर्त लगा ले कि 1 भी आ सकती है। मैंने कहा सर मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ भी हो जाए कि एक ना एक बंदा तो होगा जो शायद से 70 के करीब आ जाए, क्योंकि इतने कम पे नंबर आना बहुत मुश्किल है। बट फिर 19 तारीख को दिन में 2:30 बजे रिजल्ट आया। खाना हाँ, वाला हम गए, छोड़ के खाना पार्टी वाना करने। छोड़ के पार्टी तो बाद में मतलब जब मैसेज ही मैसेज आने लग गए लोगों के कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस तो तो बस सबसे पहले आपने किसको बताया? मतलब जब रिजल्ट आया तो मेरे जो सीनियर है लैब में जो मेरे गाइड थे सबसे पहले उन्हीं को बताया, मतलब मैं उनके साथ ही बैठा था। उसके बाद मैंने सबसे पहले कॉल जो मेरा एमएससी में रूममेट है उसके साथ, मतलब उसने मेरी बहुत मतलब वो मेरी हर टाइम मुझे मोटिवेट करता था। सबसे पहले मैंने उसको बताया नाम भी कि ले सकता है, मैं मेरा बेस्ट नाम फ्रेंड मेरा है। आशुतोष था। और मतलब पहले मैंने अपने गाइड को बताया मनीष सर को, उसके हमने आशुतोष को बताया कि भाई 1 रैंक आ गई। वो कहता है सच में? मैंने कहा भाई आ गई सच में। तो उसके बाद मैंने अगला कॉल सर को लगाया कि सर आपको क्या लगता है क्या गेस हुआ? करो। मैंने कहा सर 1 आ गई, देख लो सर 1 आ गई। सर भी लाइक तू बस अपना स्कोर कार्ड भेज दे, अब तो धमाका होगा। मैंने भेज दी। उसके बाद मैंने अपने सबको बतानी स्टार्ट करी एक-एक करके। उसके बाद मेरा एक दोस्त है चेतन, उसके 48 नंबर थे, तो उसने मुझे कॉल करा, भाई मेरी 26 आ गई, तेरी कितनी आई है? मैंने कहा भाई तू सोच। उसने कहा 3 या 4। मैंने कहा भाई 1 ही आ गई। एक ही आ गई। वो भी खुश, मैं भी खुश, तो उसकी भी बहुत अच्छी रह गई, तो हम दोनों ही बिल्कुल तो ऐसा नहीं, रिएक्शन था जिस दिन रिजल्ट आया। ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया है। ये मूवमेंट ये जो होता है ये अलग ही Yes. मूवमेंट होता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि दोनों ने बहुत मेहनत करी होती है इस दिन के लिए। मैं बता देता हूँ कि क्योंकि रजत हमारे साथ काफी इस जर्नी में साथ रहा है, मतलब हम बहुत बार जब मैं और अखिलेश सर ऑल्सो एंड बाकी सब टीचर्स भी हम अक्सर जब हम घूमने जाते कभी बोर हो जाते रात को है ना लेट नाइट, तो हम आईटी दिल्ली चले जाते कभी घूमने फिरने, तो अक्सर इसको वही बुलाते कि तू आजा, तू ही हमें घुमाएगा यहाँ पे, ये अभी हमारा जूनियर हो गया है। तो एक वो होता है कि छोटे भाई की तरह प्यार है तो ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा मजे मौज मस्ती भी करते हैं, मजे मजाक भी करते हैं। तो उसको लेके एक अलग ही हमारा एक टच है, और सच में मतलब हम इसको डाँटते भी और कई बार इसको कहते भी हैं, सर मज़े भी करते हैं। ये इकलौता बंदा ऐसा होगा मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में 2 सालों में जो कभी भी फ़ोन कर देता है। जिस टाइम वो अरे फ़ोन सर आ गया फ़ोन, मैंने कहा अच्छा ठीक है इसका तो उठाना ही पड़ेगा। तो वो एक अलग लेवल ऑफ बॉन्डिंग है, तो अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा जब ऐसे बच्चों के रिज़ल्ट आते हैं, तो लगता है कि यार कम से कम अपने बंदे का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है ऐसे। सो बाकी आप सब भी अपने हैं वो तो है ही, बट वो होता है कि हाँ ठीक है बिल्कुल छोटे भाई जैसा होता है, कैसे लोग होते हैं तो उनके जैसे फिर अलग ही इमोशनल टच आ जाता है। तो रजत रजत थोड़ा ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। नहीं सर अब तो चिल चल। तो हमने स्टार्टिंग में बोल भी दिया है कि बहुत बढ़िया सेशन होने वाला अब है। तो हम चिल हो सकते अब तुम मेन चा- चीज़ तो बताइए। मेन उसने हाँ अपना जो स्ट्रगल था वो बता दिया भाई। इसके अलावा भी कोई स्ट्रगल था या कुछ? मेन स्ट्रगल तो यही था, नहीं मतलब कोई स्टोरी वोरी? कोई स्टोरी नहीं है। कुछ आप तो क्या होगा। जानना चाहते हैं? आप जानना क्या चाहते हैं अभी बताओ। मैं जो जानना चाहता हूँ वो नहीं नहीं वो बताएगा। मैं नहीं बता हम आई थिंक सकता। हाँ भाई ऑन कैमरा नहीं बता सकते जो जानना चाहते मैं हैं। बस इतना बता दे उसका इस तेरे टोटल इस अच्छे रिजल्ट लाने में क्या मोटिवेशन मिला, क्या मतलब कहीं वो कोई दिमाग तो में होगा कि शायद वो जिसने factor भी, मोटिवेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ काश मुझे करना चाहिए कुछ ऐसा कि life में। जिसने मुझे हमेशा उठाए रखा कि कुछ करके तो दिखाना है, फोड़ना है कुछ ना कुछ नहीं, तो। ऐसा तो अभी तक कोई नहीं आया जितना आप बोलना चाह रहे हो। बट ठीक है, मतलब अलग-अलग फैक्टर थे, ऐसा कोई किसी एक फैक्टर में मैं वो नहीं कर सकता कि इसी पे हुई। मतलब अलग-अलग चीज़ें होती है तो सबने, मतलब ये भी है कि मेरे सब दोस्तों ने और जो मेरे सीनियर्स थे और घरवालों ने, सबने हर टाइम स वो बोला कि तू इतना पढ़ रहा है, मतलब अगर नहीं लगे, मतलब वो बोलते थे बट ये भी था कि तू पढ़ लेगा कि निकल भी जाएगा। मतलब वो ये भी बोलते थे तू पढ़ रहा है रेगुलरली 4 साल, तेरा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा? सब यही बोलते थे। तो मैं ये बोलता था भाई मेरे साथ और भी बहुत तैयारी कर रहे हैं कि मैं ही थोड़ी हूँ जो तैयारी कर रहा हूँ। फिर जब कल निकला तो सबने सबसे पहले यही मैसेज डाला, देख तेरा निकल ही गया आखिर में। हाँ वेरी गुड। ये अलग से फीलिंग होती है रिस्पेक्टिवली, भाई बहुत मजा आया आप सब में। तो ये जर्नी थी 131 से लेकर 1 वन तक तक की पहुंचने की। कुछ
स्टूडेंट्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी सर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि किस तरीके से आपने अपने सिलेबस को डिवाइड किया और क्या-क्या टाइमलाइंस के साथ उनको कंप्लीट किया। मीन्स सिलेबस ऐसा मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मतलब आप कभी एक एग्जाम के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 महीने में एक एग्जाम की तैयारी करो, आपका वो निकल जाए। आपको कोई एग्जाम अगर निकालना है, तो उसके लिए रेगुलरली 1 या डेढ़ साल की या फिर पीछे से मतलब आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लाइक गेट का जैसे मैंने आपको बताया तबीयत खराब थी, गेट के लिए जब मैंने 2 महीने बाद 2 महीने लास्ट में पढ़ा, क्योंकि मैं जैम से पढ़ रहा हूँ कोई चीज़ को, कि मतलब काइनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ और रेगुलर टच में हूँ, तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो मतलब मेन फ़ोकस मेरा हमेशा ये रहता था कि जैसे कि अभी कोई पेपर नहीं है 6-7 महीने भी, बट मैं थोड़ा-थोड़ा सा रिवाइज़ करता रहता था हमेशा, कि मतलब कि टच में रहूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने बाद कॉपी उठा रहा हूँ, तो उसको रिवाइज़ करने में 1 महीना लग गया। तो अगर 1 महीना रिवाइज़ करने में ही बर्बाद हो गया, तो पेपर तो वैसे ही सिर में आ गया। तो बिल्कुल। इसलिए मतलब ये था कि मैं मेन ये होना चाहिए कि रेगुलर टच में होना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 सब्जेक्ट हमारे केमिस्ट्री के हैं, इनको लेके इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी क्या आती है? मतलब कई बार अक्सर वैसे जैम का तो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका है, कैसे कवर करना है इन चीज़ों को जानता है। फिर भी इसको लेके ओवरऑल फिजिकल, ऑर्गेनिक को तूने कैसे देखा कि अच्छी रैंक्स के लिए कैसे देख सकते हैं? मतलब इन तीनों में मेरा जो सबसे वीक था, जो मुझे अभी पर्सनली लगता है, वो मेरी फिज़िकल थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब फिज़िकल में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए और इन तीनों में सबसे ईज़ी जो मुझे लगता था वो इनऑर्गेनिक। क्योंकि इनऑर्गेनिक का मटेरियल एक लिमिटेड है कि मतलब अगर कोऑर्डिनेशन का एक चीज़ है, तो वही आएगा, ज़्यादा-ज़्यादा कंपाउंड बदल देंगे। तो इनऑर्गेनिक में सबसे कम टाइम लगता था, लाइक ओएमसी का रिडक्टिव एलिमिनेशन है, तो वही आएगा, तो वो कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा मैं फिज़िकल में टाइम देता था क्योंकि पेपर में बहुत बार ऐसा होता था कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा है, बट वहाँ वो न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया कि मतलब वो क्वेश्चन में फ़ॉर्मूला कौन-सा लगाना था। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो फिज़िकल में देता था और ऑर्गेनिक को बीच-बीच में रखता था क्योंकि ऑर्गेनिक की मैंने अपनी बीएससी के टाइम 1-2 बुक्स पढ़ी थी और ऑर्गेनिक मुझे सबसे ईज़ी लगती थी, मतलब फ़ेवरेट थी। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अपना टाइम देता था कि फिज़िकल में, कि सबसे ज़्यादा क्वांटम जो वेरी गुड, टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहे हैं नेट में, गेट में क्वांटम हो गए, स्टैट, थर्मो, तो इनमें मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता था वेरी कि गुड, मतलब इनके क्वेश्चन्स कर सकूँ, न्यूमेरिकल कर सकूँ। बहुत बढ़िया। तो रिवीजन भी सर बहुत मैटर करती है कि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन जो रिवीजन का गैप है कि हमने कोई टॉपिक 4 महीने पहले पढ़ा और अब हमें वो याद ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में पढ़ा क्या था। तो रिवीजन आपने कैसे मेंटेन किया, कितनी बार किया और कैसे किया? मतलब अगर मैं रिवीजन गिनूँ तो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ही ज़्यादा बार कर दिया। मुझे ऐसा लगता है पिछले 4 साल में कि मतलब टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा बार करा है। बट मैं ये ज़रूर करता था जब एग्ज़ाम आने वाला है 1 डेढ़ महीने पहले, तो मैं कोशिश करता था कि हर टॉपिक को मैं 3 या 4 दिन में वापस रिवाइज़ करूँ। क्योंकि अब आप क्योंकि ये होता था कि अगर हम टोटल गिनें तो तीनों को मिला के मिनिमम 30 टॉपिक बहुत लेंथी है। तो अगर आप एक टॉपिक को आज पढ़ोगे, एक को 10 दिन पढ़ोगे, तो बीच में अगर 29 टॉपिक के लिए 9 दिन का गैप आया, तो बहुत बार भूल जाओगे। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी रिवीज़न करता था कि रिवीज़न अब जल्दी-जल्दी हो, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था या फिर जो-जो मेन पॉइंट होते थे, उनको मैं अपनी कॉपी के पीछे लिख लेता था कि वेरी उनको गुड। रिवाइज़ करूँ ताकि फ़ायदा हो मुझे जल्दी-जल्दी रिवीज़न करने में। एग्जाम टाइम में नोट्स तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो तो उनका अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए खुद के नोट्स बनाना तो बहुत ही जरूरी है अगर आप एंड टाइम पे अच्छी रिवीजन करना चाहते हैं तो। बिल्कुल। तो मैं एक और मतलब जो क्योंकि न्यूमेरिकल्स की बात आपने की इस टाइम पे, हुँ, तो न्यूमेरिकल्स को लेके मतलब ये स्टार्टिंग से जो डिफरेंट अप्रोच थी, हुँ, इस डिफरेंट अप्रोच के बारे में काफ़ी कुछ बताया कि भई न्यूमेरिकल अगर आप मान लीजिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की बातें करते हैं, तो बुक्स तो चलो आपके साथ है ही। न्यूमेरिकल में अगर आपकी हल्की सी भी मान लीजिए कुछ भी चीज़ें बदल दी गई, वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है। हुँ। तो उसको एक बार दोबारा से बच्चों को बताओ कि वो न्यूमेरिकल वाला अप्रोच आपने कैसे डील किया? मतलब न्यूमेरिकल वाला अप्रोच ऐसा है, जो सच बात है अगर आप ध्यान दो कि अलग-अलग क्वेश्चन मतलब आप क्वांटम पढ़ोगे, तो आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो, आपको हर बार नया क्वेश्चन मिलेगा। बिल्कुल। मतलब हर पेपर में हो सकता है नेट में ही नया क्वेश्चन आ जाए, गेट में नया क्वेश्चन आ जाए। तो चाहे मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँ या ना करूँ, मैं उसका फ़ॉर्मूला लिख लेता था और कोशिश करता था कि उस फ़ॉर्मूले को बार-बार रिवाइज़ करूँ, कि इस जैसा एक बार अगर क्वेश्चन आ गया, तो मैं अटेम्प्ट तो कर पाऊँ कि मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाऊँ। लाइक जैसे इस बार एक वो आया था, 2 नंबर का न्यूमेरिकल था सरफेस एरिया का, यस। जिसमें उसने मतलब वॉल्यूम कुछ पूछा था, मुझे वी मोनोस ऐसे कुछ पूछा था। यस। तो वो न्यूमेरिकल ऐसा था कि मतलब अगर कोई सिर्फ़ सरफेस पढ़ के जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर उसमें क्वेश्चन्स करे हैं, तो वो जो वो 3-4 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट मिक्स करेगा, तो वो कर सकता था। तो मैं ये करता था कि मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो और अलग-अलग क्वेश्चनों में क्या-क्या फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उन सबको मैं लिख लेता था कि मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, जितने ज़्यादा फ़ॉर्मूला हो सके, उसकी वैरायटी पे अवॉइड आपने बहुत ज्यादा हाँ, कि ध्यान मतलब दिया। वैरायटी में फिज़िकल में वैरायटी में ज़्यादा ध्यान दिया। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, भले ही वो तुम्हें कितना ही मज़ाकिया वे में चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर रहा हो,
उसने तैयारी बहुत की। बहुत तैयारी, वो सब अगर उसकी आप बातों से उसकी पता चल रहा बातें है। को सुनोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितना वर्क किया उसने उसके पीछे। तो ये भी नहीं है कि ये एआर-1 ऐसे ही आ गई है। उस एआर-1 के पीछे बहुत मेहनत है। बस वो उस मेहनत को इतना झेल चुका है ना कि उसको लगता है कि ठीक है यार, अब हो गया, अब तो बहुत हो गया। अब कितनी बारी की चीज़ें कर लेंगे हम। मतलब वो उस चीज़ से ऊपर उठ चुका थोड़ा-सा। तो इसलिए उसका जो नेचर है, उसका नेचर आपके लिए मेबी आपको ऐसा लगता हो कि यार एआर-1 वाला कैसे ऐसे बिहेव कर सकता है? या एआर-1 वाला इतना खुश कैसे हो सकता है? मतलब खुश इन द सेंस कि इतना ऐसे फ्री, स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकता है? भाई उसके पीछे उसकी मेहनत है, वो रहते मेहनत आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रही होगी। जब ये कोई भी जैसे न्यूमेरिकल की बात की तो एक डिफरेंट अप्रोच है, मैंने बहुत कम सुनी है ऐसी बातें मतलब अक्सर बच्चों के हिसाब से। सो मतलब ये अपने आप में एक नई बात बहुत है। बहुत बहुत सही बात बिल्कुल, कही है सर बिल्कुल। आपने। और सर मैक्सिमम टाइम तो ऐसा भी होता है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो है कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इजी इजी क्वेश्चंस तो है उनको तो कर लिया, जैसे कोई टफ क्वेश्चन आता है उसको छोड़ देते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा एग्जाम में। वो उनको लगता है कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो शायद हम डीमोटिवेट ना हो जाए। तो टफ क्वेश्चंस को लेके आपका किस तरीके का अप्रोच रहता था? मीन्स आप एज अ चैलेंज लेते थे कि मुझे तो क्वेश्चन करना ही करना है? किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी रही टफ क्वेश्चंस को मीन्स लेके? मेरा यही था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ईज़ी क्वेश्चन है वो तो सब कर ही लेंगे। तो मैं ये था कि टफ क्वेश्चन अगर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा खुद से, तो मैं उसका आंसर ज़रूर देख लेता था कि मतलब कहीं न कहीं गूगल में या फिर कोई टीचर की हेल्प से, जैसे कि किसी को मैसेज करके कोई आंसर देगा, फिर कहीं न कहीं तो अवेलेबल होगा। तो मैं उन क्वेश्चनों को, चाहे मेरे से वो सॉल्व ना हो, बहुत होते थे कि बहुत लेंथी क्वेश्चन होते थे, तो मैं उनके कॉन्सेप्ट देख लेता था बस कि मतलब कि लाइक कोई टॉपिक है, जैसे कि एटकिंस पे बहुत सारे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है, तो मैं उनको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट देख लेता था कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर पेपर में आया तो मैं अप्लाई कर दूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाऊँ, और उन्हें लिख लेता था कि मतलब एक कॉपी में साइड में कि, और मैं लिखता ऐसे था जैसे मुझे पता नहीं कि कौन कैसे करता है। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि कोई क्वेश्चन अगर मैं बुक से लिख रहा हूँ, तो मैं उसमें पेज नंबर लिख देता था कि अगर मुझे कभी याद ना आए कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा डाउट, तो मैं डायरेक्ट वो पेज नंबर खोल लेता था बुक में। तो वो ऐसा एक नहीं था, टाइम बहुत बचता है टाइम बचाता एग्जाम था। टाइम में ऐसा नहीं हमारा है कि इसमें। मतलब दोबारा बुक पढ़नी पड़ हाँ रही है हाँ। पूरी, कि ढूँढ के दोबारा निकालना पड़ रहा है ऐसे। तो मैं वो पेज नंबर वाली ज़्यादा अप्रोच करता था। लाइक क्लेडन में, जैसे मैंने क्लेडन के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो अगर कोई ऐसे क्लेडन की मतलब लिखते जाए, तो ऐसे तो कम से कम किसी को 1000 क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो बस मैं उस क्वेश्चन के ऊपर पेज नंबर लिख देता था कि 91 या 300 कुछ या कुछ, कि मतलब अगर कभी मुझे डाउट हो कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया या फिर उसके बारे में पढ़ना हो, तो मैं डायरेक्ट उस पेज में घुस जाता था, वेरी गुड। कि ये फ़ायदा करता था बस। सर ये छोटी-छोटी बातें, लेकिन ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है। जनरली ये वो सब यस। अप्रोच है जिसने आपको AIR-1 बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम बच्चे इस अप्रोच के बारे में सोच भी पाते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट, हम भी बच्चों में अक्सर इस बात को कहते रहते हैं कि भाई जब तक जैम तक और जब गेट तक की हम आगे बात करते हैं, जैम से गेट आगे जाना, तो भाई आपको अपनी बीए एमएससी की ड्यूरेशन में एटलीस्ट कम से कम काफ़ी जो मैंडेटरी बुक्स होती है वो पढ़नी चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं पढ़ सकते तो उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन हमको हम क्लासेस में कराते हैं, कम से कम वहाँ से आपको देखने चाहिए, सेशंस देखने चाहिए, वहाँ से देखने चाहिए। तो वो देखने वाले भी बहुत कम होते हैं, मैं कह रहा हूँ वही देखने वाले अक्सर फिर आपको एमपीएल वाले जो बच्चे होते हैं फिर वो देखने को मिलते हैं कि हाँ, इनकी टॉप रैंक्स देखने को मिल रही है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात है, सही सो बात है। रजत, इसमें अब एक और क्वेश्चन पेपर को जब अटेम्प्ट करते हैं गेट जैसे पेपर को, हुँ, तो वहाँ पे कई बार होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को लेके स्पेसिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं। हुँ। तो उसमें एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल। तो इसका यूज़ आपने किया है उस ओवरऑल प्रिपरेशंस में, या कैसे उसको टैकल किया? भाई कई बार क्वेश्चंस अगर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज़ करें कैसे करें? मीन्स ऑप्शन एलिमिनेशन मैं बहुत यूज़ करता था। मेनली आप ये ऑप्शन एलिमिनेशन या फिज़िकल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, कि मतलब जैसे कि आपने कोई सॉल्व करा कि वैल्यू ही बिल्कुल बाहर है या फिर यूनिट से बहुत बार कैंसल हो जाता है, कि मतलब वो यूनिट्स ही नहीं है, तो आप वहाँ से हटा सकते हो। तो मैं फिज़िकल के करता था, और मेरे हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेशन जो सबसे ज़्यादा काम आ सकता है वो ऑर्गेनिक में है। लाइक ऑर्गेनिक में 4 रिएजेंट दिए हैं, तो आपको जैसे कि लास्ट वाला रिएजेंट है वो MnO2 है, तो आपको पता है कि वो ऑक्सीडेशन ही करेगा। तो मैं लास्ट वाला स्टेप का देखता था कि अगर लास्ट वाला स्टेप ऑक्सीडेशन है, तो कंपाउंड में एक ऑक्सीडाइज़ वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। हुँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन मेनली ऑर्गेनिक में जाता था, कि मतलब कि ऑर्गेनिक हेल्प कर सकती है ऑप्शन एलिमिनेशन में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मैं ऑर्गेनिक में ज़्यादा फोकस करा। और ओवरऑल आपको क्या लगता है लेक्चर्स जो आपने सारे देखे जिनसे आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हुआ, आपने जो डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंट की, गोल की, मैराथन्स की बुक सॉल्व की, टॉपर्स टेस्ट सीरीज जो बहुत यूनिक है, मुझे लगता है सर वो तो उस टेस्ट सीरीज से बहुत ही बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स का। तो कितनी हेल्प मिली आपको AR-1 तक की जर्नी तय करवाने में इन सब चीजों की? टॉपर टेस्ट को लेके डिस्कशन हुआ था हमारा शायद, पता नहीं, मुझे याद आ रहा है कुछ-कुछ। वो टॉपर टेस्ट सीरीज़ फ्री में जब मिल रही थी, तो उसका भी टेस्ट हुआ था ना पहले। हाँ, एक उसका टेस्ट टेस्ट फ्री हुआ में, था। तो उसमें भी एक में गलती से बन आ गई थी, तो अच्छा। आपको फ्री मिल गई थी, तो इस कारण। तो आपने जैसे बोला इन सबका अलग-अलग रोल है। लाइक इनका रोल इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कि मतलब जब हम पहली बार जब मतलब कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट किसी बुक में नहीं जा सकते। पहले हमें चाहिए कि हम
थोड़े बहुत क्वेश्चन तो लगाएं इजी वाले, या फिर ऐसे जो पीवाईक्यू है। अगर हम डायरेक्ट ही बुक में जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें पहले बुकलेट्स या फिर जो टेस्ट सीरीज है उनको दें कि हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। बिल्कुल, अगर हम आइडिया नहीं है और डायरेक्ट हम किसी बुक में घुस गए तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बुक में तो वो डायरेक्ट आंसर दे देता है, तुम्हें खुद सॉल्व करना है। बट अगर तुम्हें बिल्कुल, आइडिया ही नहीं है कि जैसे गेट में पीवाईक्यू कैसा आ रहा है, तुम बुकलेट में जैसे कि गोल लगाओगे तो गोल में तुम्हें आइडिया होगा कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया और उसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए उनका बहुत ज्यादा रोल होता है कि तुम्हें आइडिया तो होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। बिल्कुल। हमें ट्रैक पता चल जाता है कि जो कॉन्सेप्ट हाँ, हमने लर्न किया है कि हम उसको सही से अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ये वो वाली इंपॉर्टेंट बात है। है ना कि मतलब नकल में भी अकल की ज़रूरत है, ऐसे टाइप की समझ सकते हैं बातें। वही कि भाई अगर आप मतलब इट्स लाइक कि अगर आप किसी बात पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भाई आपने सुन लिया आज टॉपर ने कहा कि बुक पढ़नी है। आज आपने ऐसा सुना लेट्स सपोज़ और फिर आज तो हम टॉपर बुक ही पढ़ेंगे। तो उसमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई क्या आप उसके लिए तैयार हो क्या पहले से? कि अगर आप रेडी हो तो येस आप आगे बढ़िए, अगर आप रेडी नहीं है तो पहले उसके लिए तैयार होइए, एटलीस्ट अपना बेस क्रिएट करिए। एटलीस्ट वो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए कम से कम ऐसे कम से कम 6-7 हज़ार क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे, ये वो करके बैठा भाई पिछले 3-4 साल में, तब वो उस लेवल पे जाके उस नए से नए क्वेश्चंस को ढूँढने का ट्राई करता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि भाई एटलीस्ट वो बेस वहाँ तक क्रिएट होना ज़रूरी है, वरना चीज़ें बैकफायर भी कर जाएँगी अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं की तो। आप फिर ऐसे उलझन में रह जाएँगे, फिर आप अ, ऐसा तो पहली बात तो इसमें इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप ऐसे विदाउट एनी प्रिपरेशन चले गए, विदाउट एनी क्वेश्चन प्रैक्टिस चले गए, ढूँढने में आप सिलेक्शन भी नहीं कर पाएँगे, कौन-सा क्वेश्चन जेन्युइन है, किस एग्ज़ाम के लिए, क्या गेट में अभी आने के चांस भी रखता है, नहीं बहुत रखता बार है। तो टॉपिक ही नहीं पता चलता है बुक में कि मतलब कि किस टॉपिक से लिखा हुआ है क्वेश्चन। और सर समझना भी बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल। मतलब कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जिनके लैंग्वेज बैरियर बन जाता है, इतनी टिपिकल लैंग्वेज में चीज़ें लिखी रहती हैं कि बच्चों को समझ भी नहीं आता है। तो उसके लिए एक ईज़ीएस्ट वे में कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना पहले बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो अब हम आते हैं उस स्पेसिफिक 3 घंटे के टाइम पीरियड पे जो रजत ने बिताए उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में गेट AR1 के एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, यानी गेट 2026 के एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में। तो वो एक्सपीरियंस एक बार शेयर करिए, उस टाइम का वो 3 घंटे थोड़ा-सा जर्नी एक बार रिकॉल करिए। क्या था एंट्री से लेकर हँसी-मज़ाक से लेकर जो भी था? मतलब लास्ट ईयर जब मेरा गेट खराब गया था, तो मेरा इस बार ये था कि अगर सिंगल डिजिट भी ना आए, तो मतलब ये था कि पिछली बार से अच्छा जाए, कि मतलब एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन तो होना चाहिए कि मतलब मैंने इतनी तैयारी करी, तो इससे बेटर जाए। तो मेरा एक दोस्त है, तो मतलब जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो मेरे साथ जो पेपर देने आता है, वो पेपर मेरा क्लियर हो जाता है। उसका बट उसका नहीं होता, वो बात अलग है। अब तो हो ही जाएगा। तो मैंने जब इस बार गेट का फॉर्म आया, उसका और मेरा पिछली बार गेट का सेंटर अलग था, तो मेरा गेट बहुत खराब गया। तो उसका अच्छा हुआ था? मैं जब आपका खराब हुआ तो उसका अच्छा हुआ उसका था? भी ठीक-ठाक गया था। ठीक-ठाक मतलब गया दोनों का था? सेम गया दोनों था। का तो सेम मैंने गया, तो ठीक है। स्पेशली बोला भाई दोनों एक साथ फॉर्म भरेंगे और नोएडा ही सेंटर डालेंगे, कि मतलब हमें कि अगर दिल्ली डाल दिया तो टेढ़ा-मेढ़ा कहीं सेंटर ना दे दे, क्योंकि नोएडा में एक ही सेंटर है। तो हमने सेंटर डाल दिया। तो उससे पिछले दिन जिस दिन एडमिट कार्ड आया, मैंने उसे सबसे पहले कॉल करा, भाई तेरा सेंटर कहाँ है? तो मैंने कहा, उसने कहा भैया, मैंने कहा भाई अब तो मेरा हो ही जाएगा इस बार कुछ तो होगा अच्छा। तो वो भी लाइक देखते हैं भाई, उसने कहा भाई चल हो जाए तेरा। तो तब गए हम सेंटर में, हम 3-4 लोग थे, मतलब हम 4-5 लोगों का ऐसा सेम सेंटर आया था, वो भी था। तो मैं गया, तो वो मेरे से 3 रो आगे बैठा था। तो वो बोलता है, तो वो मज़ाक में बोलता है, भाई इस बार मेरा इंडक्टिव फैक्ट चलेगा ही नहीं चलेगा, कि मतलब मैं पास हूँ तो कुछ होगा ही होगा। तो मैंने कहा भाई इस बार होगा। तो पेपर स्टार्ट हुआ, तो मैंने मतलब मैं इस बार सोच के गया था कि मैं एप्टीट्यूड पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं पूरा पेपर गो थ्रू कर दूँगा 30 मिनट के अंदर, कि मतलब जो क्वेश्चन ईज़ी है या जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैं वो जल्द से जल्द कर दूँ, ताकि मैं कुछ मार्क्स तो स्कोर कर दूँ, कि मतलब 30 नंबर का अगर ईज़ी है जो मुझे आता है, तो मैं वो नंबर अपने मतलब पॉकेट में भर लूँ, ताकि जो क्वेश्चन नहीं आते उनको मैं जब बाद में टाइम दूँ। तो मैंने पहले 30 मिनट में पूरा पेपर गो थ्रू करा, तो मैंने ये देखा, मतलब जो मुझे फ़ील हुआ कि इस बार फिज़िकल में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लेंथी थे। यस। मतलब कि मतलब न्यूमेरिकल ईज़ी थे, कर सकते थे सॉल्व, बट उनको एक-एक वैल्यू पुट करने में बहुत टाइम लग रहा था। मतलब टिक, 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 टिक माउस से वो बार-बार वैल्यू पुट करनी है, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो इसलिए मैंने एनईटी छोड़ के पहले एमसीक्यू में ध्यान दिया। तो एमसीक्यू में इस बार जो ऑर्गेनिक थी, वो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी-सी ईज़ी लगी एज़ कम्पेयर टू ऑल, क्योंकि ऑर्गेनिक के 3-4 क्वेश्चन थे जो मेरे जो पर्सनल नोट्स थे, उनसे डायरेक्ट उठ के आते थे। तो मैंने डायरेक्ट टिक मारा, वाह! चलो, चलो भाई 1-1, 2-2 नंबर, क्योंकि वो 1-1, 2-2 नंबर ही बहुत बेनिफिट करते हैं। तो उसके बाद कर लिया। उसके बाद जब मैं एमएसक्यू में आया, तो एमएसक्यू में मैंने देखा कि इस बार थोड़ा बायो इनऑर्गेनिक थोड़ी अजीब-सी आई थी, जो मतलब बायो इनऑर्गेनिक थोड़ी टेढ़ी थी, और एमएसक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, जो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या टिक करने चाहिए। एमएसक्यू में भी उन्होंने न्यूमेरिकल पूछे हुए थे, कि ये वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होनी ओके। चाहिए, तो उसमें थोड़ा अजीब-सा लगा मुझे, तो मैंने एमएसक्यू छोड़े, फिर मैं न्यूमेरिकल में आया डायरेक्ट। तो न्यूमेरिकल में मैंने
जो बड़े-बड़े न्यूमेरिकल थे, मैंने कहा कोई नहीं, इन्हें आता है तो इन्हें मतलब कैलकुलेशन लंबी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने टाइम दे देता हूँ, चाहे 5 मिनट में ही वैल्यू हो कि कुछ 1 नंबर तो मिले, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देख लिया था गेट में अगर 50-55 नंबर भी आते हैं, तो बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। तो मुझे ये था कि 100 में क्यों ही जाना है, कि मतलब इतनी आ जाए कि अच्छी रैंक तो आए। तो मैंने पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व करे, और मैं ऐसा कर इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक न्यूमेरिकल 2 या 3 बार रेप्लिकेट करूँगा, कि मतलब वैल्यू डिफरेंट तो नहीं आ रही है, ताकि वहाँ की पहली बार में गलत वैल्यू पुट कर दी या जल्दीबाजी में। तो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करे। उसके बाद जो मेरा मैं फिर मैं एप्टीट्यूड में आ गया। जो मतलब जो मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए मैं इस बार थोड़ी प्रैक्टिस करके गया था। तो इस बार कुछ एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन बहुत ईज़ी थे, तो वो हो गए। और एक एप्टीट्यूड था जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से होता था, जो मैंने छोड़ दिया पहले। अच्छा। तो जो 2 नंबर का था, मुझे लगा एक सर्कल था, उसमें हमें रेडियस बतानी थी। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तो कुछ पैरेललोग्राम मुझे लगा कौन इतनी मैथ किसको आती है, मैंने छोड़ दी। फिर जब आखिरी के 10 मिनट बाकी थे, मुझे याद है तब मैंने वो क्वेश्चन देखा, तो मैंने देखा कि रेडियस कभी उस वैल्यू से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। मतलब वो सिर्फ़ जो ऑप्शंस दिए थे उनको वैल्यू अगर निकालता पाई वाई वैल्यू रख के, तो वैसे ही सॉल्व होते। तो वो 2-2 नंबर थे। बट मेनली जो मेरा फ़ोकस था वो ये था कि अगर मैं कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस बार, तो मुझे श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब सारे एमसीक्यू में से 1 एमसीक्यू छोड़ा। बाकी मेरे सिर्फ़ 3 एमसीक्यू इसलिए गलत हुए केमिस्ट्री में, बाकी मेरे ऑलमोस्ट एमसीक्यू मेरे सही हो गए। यस, एमसीक्यू इज़ ऑलवेज़ स्कोरिंग। कि नेगेटिव मार्किंग कि बचाओगे तो भाई नेगेटिव बचेगी। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग बचाओगे तो ओवरऑल आपके जो स्कोर है वो बैलेंस्ड रहेगा और आप सही डायरेक्शन में जाओगे। बहुत सारे बच्चे उसी नेगेटिव मार्किंग में फँस जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से फिर वहाँ पे चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। और ओवरऑल कहीं न कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं सर, जो कहीं न कहीं बच्चा करता ही यस, है और उसको पर समझ में आ जाता है सही समय पर कि मैं अभी उस ट्रैक पर चल रहा हूँ जिससे मैं शायद अपना जो गोल है वो अचीव ना कर पाऊँ। तो ऐसी कोई मिस्टेक जो आपकी रही हो, जिसको आपने रियलाइज़ बहुत टाइमली कर लिया हो? मतलब मेन जो रियलाइज़ था वो मुझे यही था कि मैं जो उसमें बहुत बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता था। लाइक लग रहा है कि 2 में से एक ऑप्शन होगा तो 50-50 मार दूँ, क्या पता है 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। बट बहुत बार वो 2 नंबर के कारण बैकफायर हो जाता था। 0.67 2 कम हो गई, और गेट में वो 0.67 बहुत 10 बेटर रहता है। 15-15 रैंक ऊपर-नीचे कर देता था। तो इस बार मेरा ये था कि जो करना है ढंग से करना है। बट ये था जब जब रिस्पॉन्स की आई तब पता चला कि तब भी गलती होगी। तो थोड़ा तो अजीब-सा लगा। कोई नहीं मतलब ये मतलब ये वही है कि गलतियाँ आपको सिखाती है अक्सर। बट फिर भी पिछली बार के मुकाबले इस साल तो आपने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तभी ये सारी चीज़ें रोक पाए हो नेगेटिव मार्किंग को लेके। ये बड़ी चीज़ है कि भाई आप सीखो जो आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, वहाँ से सीखिए कि आपकी क्या गलतियाँ चल रही है उसको नोट डाउन करिए और एग्ज़ाम में उसको रिपीट मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ओके तो हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं एंड एक कई बार ऐसा होता है बच्चों को लेके कि कुछ टॉपिक्स को लेके हम अक्सर ना अ, उनको मतलब हल्के में हाँक लेते हैं कि ये तो यार ये तो क्या ही टॉपिक है, इसको देखेंगे अगली बार, ये छोड़ जाते हैं, इसको तो कुछ नहीं आएगा। तो क्या कोई आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ इस ड्यूरेशन में कि कोई टॉपिक आपने अंडर एस्टिमेट किया हो और आपको लगा हो कि नहीं-नहीं या पहली प्रिपरेशन में ऐसा हुआ हो कि अंडर एस्टिमेट कर दिया और उसके बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं यार इसका एक क्वेश्चन बड़ा आसान आ गया, कर लेते हैं इस चीज़ को। मतलब ऐसा हुआ था कि जो लास्ट ईयर था, मैंने आपको बताया कि मैं हाँ, इनऑर्गेनिक को बहुत लाइट लेता था। तो लास्ट ईयर मेरे कोऑर्डिनेशन के 2-3 न्यूमेरिकल जो मतलब क्वेश्चन जो थे, जो मुझे आते थे, वो मैं गलत करके आ गया। तो मैं मतलब जब वापस आ रहा था लास्ट ईयर, मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ इसका आंसर ये होगा। जब रिस्पॉन्स की आई, जो मुझे याद आया कि मैंने तो आंसर ही गलत टिक कर रखा। अरे! तो मतलब वो मुझे लगा कि कोऑर्डिनेशन में मुझे भी लगा कि मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग आता है, मतलब 5-5 6-6 नंबर हर साल आता है। यस, यस। और उसका कंटेंट ज़्यादा है बट लिमिटेड ही है, कि मतलब तुम इतना पढ़ गए तो पक्का इसी से ही क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इस बार मैंने कोऑर्डिनेशन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, और बिल्कुल। जो 2-3 क्वेश्चन्स आए थे वो डायरेक्ट आ गए, तो बढ़िया लगा कि मतलब इस बार सही हो गया। काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, जो पढ़ के जाते हो पेपर में आ जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही हो गया है आज तो। बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी इज़ द की है ना सर, बोलते हैं हर कोई है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। बट आपने सक्सेस पे आज आप बैठे हो भाई, इतना सब दुनिया आपको देख रही है, तो इस कंसिस्टेंसी को आपने मेंटेन कैसे किया? क्या सीक्रेट था भाई, दुनिया जानना चाहेगी, स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे? मतलब सीक्रेट तो यही था, मतलब मेरा मतलब पहले से ये था कि एक अच्छी जॉब चाहिए, तो लाइक मतलब प्राइवेट जॉब करने का मन नहीं था। तो ये था कि कोई नहीं, 1 साल, 1.5 साल कभी ना कभी तो कुछ निकलेगा, मतलब इतने साल से पढ़ रहे हैं, जब 3 साल पढ़ लिया तो 1 साल, 1.5 साल और पढ़ ही लेता हूँ कि कुछ तो हो ही जाएगा। तो बस वही था, हमेशा दिमाग में ये चलता था कि बस 1 पेपर निकल जाए एक बार कभी ज़िंदगी में, 1 या 2 पेपर, उसके बाद लाइफ सेट है। तो बस ये था कि थोड़ा और पढ़ लेता हूँ जब इतना पढ़ लिया है। तो हमेशा बस दिमाग में ये रहता था कि कोई नहीं, 10 दिन और पढ़ना है, 20 दिन बाद गेट है, कोई नहीं 20 दिन और पढ़ना है। तो बस ये रहता था कि और पढ़ लेता हूँ 2 महीने, 4 महीने। तो मतलब हमेशा वही था कि एक बार तो
हो ही जाए, बस एक बार की मेहनत है कि एक बार होगी तो इट्स अ पता चल लॉन्ग जाएगा। जर्नी, मतलब पूरा पेशेंस टेस्ट हुआ है इस जर्नी में आपका कहीं ना कहीं कि और करना है और करना है और करना है, कुछ तो करना ही है। ओके, सो अब इसमें एक और बात आती है कि हम जब एग्जाम प्रिपरेशंस करते हैं, तो जैसे कि 131 की जर्नी और ये वाली जर्नी में, तो मतलब उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो मतलब स्टार्टिंग में या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है, तो क्या ऐसी उनको एक सीख दोगे कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखो जिनसे आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि भाई एक ओवर कॉन्फिडेंस लेके एग्ज़ाम में ना जाओ? मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ही पढ़ लिया, कि मुझे ये सब आता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज के टाइम पे सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे बुक्स हो, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो हो सकता है कि मेरा बगल वाला ही पढ़ रहा हो, तो मतलब मैं किसी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकता कि मतलब कि यस, ये हो चुका है, कि मतलब मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मैंने यार आज तो 4 घंटे पढ़ लिए, अब कि 10 घंटे घूम लेता हूँ। मीन्स ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे हमेशा बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, कि मतलब कि तुम सोचो कि अब तो पढ़ के नहीं जाऊँगा, कि मैंने पढ़ लिया, मैंने 4 बार सॉल्व कर लिया, कि तो दुनिया में वो बस मैं ही मैं हूँ, वही मेरे है। अलावा कुछ क्योंकि नहीं है। आज के टाइम में अगर आप आईआईटी से एमएससी भी कर रहे हो, तो एक टाइम में 20 आईआईटी हैं, तो 70 बच्चे एडमिशन लेते हैं। ये तो 1400 बच्चे तो आईआईटी वाले हैं जो रेस में लगे हुए हैं। यस, तो यस, आपको उन 1400 में भी टॉप 5 या 10 में आना है, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं हो सकते बिल्कुल लाइटली, कि मैंने बिल्कुल ही लाइटली ले लिया। तो आपको हमेशा कंसिस्टेंसी तो बना के रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको आगे से सबसे ही आना है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई, हम चाहे किसी भी बड़े ऑर्गनाइज़ेशन में हो या छोटे ऑर्गनाइज़ेशन में हो, हमें उस पेपर की इम्पोर्टेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, बजाए कि एक अंडर कॉन्फिडेंट भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि भाई आईआईटी वाले इतने सारे हैं तो हम नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप भी टॉप रैंक ला सकते हैं और अक्सर बच्चे लाते हैं। पर ये है कि यस, कॉम्पिटिशन में आईआईटी वाले आपको टफ कॉम्पिटिशन देते हैं। हर साल लगभग पिछले कुछ सालों से आईआईटी से ही आ रही है। चाहे वो आईआईटी बॉम्बे रहा हो, चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे कानपुर रहा हो। पिछले बिल्कुल 3 बिल्कुल। आईआईटी से यहाँ से आ चुकी है। लास्ट टाइम आईआईटी कानपुर से था, इस साल आईआईटी दिल्ली से था, उससे पहले आईआईटी बॉम्बे से था भाई, ऐसे चलता रहता है सिनेरियो पूरा का पूरा ना। तो ये टफ कॉम्पिटिशन है, बट इस टफ कॉम्पिटिशन में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कर सकते हैं। ना तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील करें, ना ही आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर हर बच्चे की अपनी कुछ ना कुछ जर्नी होती है, कुछ यस, बच्चों की जर्नी थोड़ा टफ होती है, कुछ की बहुत आसान होती है, मतलब होता है ऐसा। जैसा कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया और समहाउ अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाया, तो फिर एक थोड़ा सा डीमोटिवेशन तो आता है और उसके बाद फिर थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी आए, तो वापस से कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि मुझे अब गेट का एग्जाम है 2 महीने बाद, मुझे वो निकालना ही निकालना है, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप आपने कैसे किया? मीन्स कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए यही था, मतलब मुझे बस अपने आप पे ये था कि मैंने 3 साल से पढ़ा हुआ है, तो मुझे कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो मुझे ये था कि जो लास्ट ईयर मैंने गलतियाँ करी, उनको इम्प्रूव करना है, और जो क्वेश्चन्स मेरे से नहीं हो पा रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, कि मतलब बजाय वो कि मतलब ऐसा है कि कोई टॉपिक ईज़ी है, तो उसको बार-बार, हज़ार बार पढ़ के फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट आप उस पार्ट को ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं जिसमें आपकी गलती हो रही है। क्योंकि वो तो आपने पढ़ लिया हज़ार बार, वो नंबर देगा, बट अगर आप गलती वाले पार्ट को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, तो वो आपको अल्टीमेटली आगे बेनिफिट करेगा। तो बस ये था कि पहले तो कि मतलब जब इतना पढ़ा हुआ ही है, तो कॉन्फिडेंस ये था कि जल्दी रिवाइज़ कर लूँगा, उसके बाद क्वेश्चन कर लूँगा। बस यही था कि मतलब कि मतलब बेस बेस क्लियर है ज़्यादा, बेस तो अब क्लियर कोई है। दिक्कत है, मतलब यही है। बिल्कुल। और ये ये आपका हर कॉम्पिटिटिव यस, एंट्रेंस में गोल्डन की यही है कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना सर, तो पहली बार में भी निकल जाता है, और अगर फाउंडेशन नहीं क्लियर है तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत लंबी जर्नी चलते रहते हैं चलते रहते हैं यस, चलते रहते हैं, और हमें वो समझ ही नहीं आता कि हम फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, इस कारण अपना एग्जाम जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। पढ़ते रहो, अल्टीमेटली बिल्कुल। पढ़ते रहना जरूरी है। बिल्कुल, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं भाई? तुझे क्या लगता है? तू क्या कहना चाहेगा बच्चों को, क्या मैसेज देना चाहेगा कि मैं कितने घंटे पढ़ता था? कोई टाइमिंग पीरियड या फिर अनकंडीशनली कुछ भी चल रहा है ऐसे ही? क्या थी तेरी वो एक टाइ जो स्टडी का टाइम पीरियड होगा? मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे टाइम भर पढ़ते रहता था, बट ये था कि मुझे ये था जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ाई में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग में ये भी चल रहा है कि वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। मतलब ये था, अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ 1 दिन में, लाइक मतलब ये तो ज़्यादा ही बोल दिया। अगर मतलब चलो 8 मान लो, अगर 8 पढ़ रहा हूँ, तो वो 8 घंटे में मतलब वो होना चाहिए कि मतलब इतना पढ़ लेना चाहिए। और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं जो मुझे अगले दिन पढ़ना है, वो मैं टॉपिक पहले ही सोच लेता था कि मतलब मुझे इतना खत्म करना है, तो कैसे भी करना ही है। लाइक 3 टॉपिक खत्म करने हैं तो करने हैं। अगर मैं बीच में कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो वो रात को आके निपटाता था कि वो टॉपिक उस दिन रिवाइज़ होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बैकलॉग
कि नहीं भाई चल एक टॉपिक छूट गया उसे कल कर लेंगे, तो वो बैकलॉग नहीं रखता था। ये बैकलॉग वाली बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे इस बैकलॉग के जाल में फँस जाते हैं, लूप में फँस जाते हैं। चलता रहता है, फिर और बैकलॉग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखो अक्सर आप टॉपर्स को 2 कैटेगरीज़ में मोस्ट ऑफ देखते हैं। एक वो जो कंसिस्टेंसी में ऐसे होते हैं कि भाई 6 घंटे पढ़ना तो डेली का पढ़ना ही है, 7 घंटे पढ़ना तो पढ़ना ही है, इस टाइम से इतना ही करना ही है। एक वो जो होते हैं कि भाई जो टास्क डिसाइड करते हैं, जैसे कि रजत इज़ मोर सॉर्टेड ऑफ कि टास्क भई आज इतना काम करना तो करना है, चाहे उसके लग 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, मेरे को कोई और काम आ गया पर करना पड़े वो ज़रूरी है तो वो करना है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो पर आप एट लीस्ट उस चीज़ को श्योरिटी रखिए कि आप उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। सो टास्क डिसाइड करना इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन कि आप टाइम डिसाइड कर रहे हो कि मुझे बस 3 घंटे पढ़ना है और खुश हो रहे हो कि हाँ मैंने बस 3 घंटे पढ़ाई कर ली। वो जो मतलब खुशी है ना सर, वो मुझे लगता है माया जाल है कि बस हम अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि हाँ 3 घंटे पढ़ लिया और अल्टीमेटली मिला आपको कुछ भी नहीं है। बट ये है कि वो 3 घंटे भी आप अगर सोच रहे हो कि आप ठीक हो, आप बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो तो समझ में आ रहा है कि 3 साल, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए आपको लगातार और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो समझ में आता है। बट कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस ऐसे ही है, बस टॉपर से पूछ लो कितने घंटे पढ़ता है, हम भी उतने घंटे पढ़ लेंगे। नहीं, इसने एक और बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ छोटी-छोटी बातें बोल रहा है पर उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। जैसे एक बात ये बोली कि उस ड्यूरेशन में पढ़ते हुए ये कतई नहीं सोचता था कि बाकी काम क्या है, कोई सेकेंडरी थॉट नहीं होती थी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ते टाइम 4 चीज़ें सोचते हैं कि अरे! मेरा क्या होगा? होगा या नहीं होगा? मेरा और दोस्त क्या हो करेगा? जाएगा तो मैं इस पे जाऊंगा, इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आधों की तो पूरा बीच थिंकिंग में कोई प्रोसेस। इंस्टा रील देख ली फिर चीज़ें कहीं और मोटिवेशन की तरफ निकल गई है ना? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आप बैठो तो फिर स्टडीज़ के लिए अच्छे तरीके से बैठो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मतलब मुझे लगता है कि अब ना वो एक थोड़ा-सा जो ये हँसी-मज़ाक का माहौल है थोड़ा-सा और बढ़ जो गया हमने है। बच्चों को बता दिया है कि भाई हम बहुत ही बढ़िया मतलब खुश मिजाज इंसान से आपको आज मिलवाने जा रहे हैं। करो स्टार्ट। करें स्टार्ट। नहीं, करेंगे मैम, एक पर एक क्वेश्चन है कि क्या कहना है कि क्या गेट लक बेस्ड एग्ज़ाम है क्या? मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि लक बेस्ड है, मतलब पूरा भी नहीं है। मतलब आई थिंक जो टॉप की 4-5 रैंक से होती है, क्योंकि उनका बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो लक हो सकता है। बट टॉप 4-5 में आना वो तो मेहनत पे डिपेंड है। बिल्कुल। उसके ऊपर जो 4-5 की रैंक होती है वो तो 0.33 1 नंबर इन पे हो सकती है। बट उसके लिए अगर उसे तुम्हें लक वाला लाना भी है, उसके लिए भी तुम्हें पहले टॉप 5 में तो आना ही पड़ेगा। हाँ, आना ये ही बात तो बिल्कुल है। बिल्कुल तो उस टॉप 5 के लिए आने के लिए तुम्हें रेगुलरली तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 131 से लेकर 1 तक की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई, बिल्कुल तभी करनी एयर पड़ेगी। बनाएगी, ऐसे नहीं आती एयर 1 तो एयर 1 तो एयर 1 होती है वैसे, बट ठीक है फिर भी अल्टीमेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा लक नहीं चलता। लक बस इतना हो सकता है कि आप बस ये हो सकता है किसी का उस दिन सिस्टम खराब हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कई बच्चों के हाँ, साथ किसी को एंजाइटी इशू आ जाता है, कुछ हो जाता है। प्रिपरेशन बहुत अच्छा करके जाते हैं पर उस दिन किसी कारण वजह से उनका अच्छा से नहीं जा पाता तो वो दैट इज समथिंग लाइक कि हाँ भाई आप तैयारी पूरी करके गए थे। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अक्सर आते हैं मैम। हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तैयारी बहुत परफेक्ट करते हैं और जिनका डिजर्विंग कैंडिडेट्स है कि इनको लगता है कि हाँ ये तो रैंक लेके ही आएगा, ये तो बढ़िया परफॉर्म करेगा ही करेगा। एग्जाम में जाके कई बार क्या होता है कि वो वहाँ का प्रेशर हैंडलिंग और कई बार सिस्टम में कुछ एरर आ गया फिर वो तो मैंने तो इस बार खुद लाइव में देखा था, हम CUTPG के उस पे गए थे, सेंटर पे गए थे। जस्ट फॉर 1 मिनट एक स्टूडेंट बहुत दूर से 500 किलोमीटर से ट्रेवल करके आ रही थी और मतलब 1 मिनट के चक्कर में उसने पूरे साल इतनी मेहनत करी, इतनी डिजर्विंग कैंडिडेट थी बट उसका एग्जाम ही नहीं हो पाया। तो लक कहीं ना कहीं ये वाली चीजों में लक मैटर कर जाता है। यस दैट इज समथिंग कि भाई कर सकता है। यहाँ भी कर सकता है कई बार कि आप जो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, जो रैंडम क्वेश्चंस आपके सामने पेपर ही के होते रैंडम क्वेश्चन आते हैं कि बिल्कुल। किसी के सामने मान लीजिए आसान क्वेश्चन पहले आ गए 2-3 तो थोड़ा-सा वो बेचारा लगेगा कि नहीं ये तो पढ़े लिखे क्वेश्चन आ गए। किसी के सामने वो क्वेश्चन टफ भी आ सकता है, ये दूसरा भी टफ आ गया, तीसरा भी टफ आ गया। तो फिर उससे लगता है कि उसको उस बंदे को जिसके सामने टफ पे टफ आ रहा है तो उसको लगता है यार आज तो मेरे यहाँ किस्मत मुझे साथ लगती नहीं है, पेपर टफ आया हुआ है ऐसा कुछ करके। तो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है बट अल्टीमेटली जिसने मेहनत की है तो फिर वो एनालिसिस कर लेता है कि नहीं, नहीं उसको पता होता है कि यार नहीं 3 क्वेश्चन से पेपर डिसाइड नहीं होता, ओवरऑल पूरा पेपर है उसको देखो, गो थ्रू करो एंड जहाँ से फिर सही रास्ता वो रास्ता निकाल के यूज़ करके उसको फिर अच्छी रैंक्स लेके आए। तो बिल्कुल। आइए आई थिंक सर कुछ रैपिड फायर सेशन हो जाना चाहिए अब। एक रैपिड फायर सेशन तो यहाँ बनता ही है ना। कुछ तो रैपिड फायर पूछना चाहिए अच्छा उसमें उसमें क्या होगा? उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको विद इन 10 सेकंड्स इनके आंसर देने होंगे। ओके तो तब तो हो गया था। फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में से किसको आप टॉप रेट देना चाहेंगे? किस सेंस में? किस सेंस में एज़ पर योर कन्वीनियंस? मतलब अटेम्प्ट करने की या फिर हाँ, कैसे? तेरा फेवरेटिज्म की कैटेगरी। मेरा फेवरेट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम्म। क्यों? वही मेन रीजंस। मतलब ऑर्गेनिक थोड़ी इजी लगती है, मतलब खुद से, मतलब तीनों में मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक ज़्यादा इजी है। मतलब उसमें ये है कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए कि मतलब ये रिएजेंट ये कर रहा है, इस ये जो कैटलिस्ट है या फिर
ये होता है, ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा है तो ऐसा देगा, तो थोड़ा आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए मुझे ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा ईज़ी लगती नोट्स वर्सेस पीवाईक्यूज, है। नोट्स पीवाईक्यूज मतलब सपोज कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो उस टाइम उनको नोट्स मेकिंग पर ध्यान देना चाहिए या पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए? पीवाईक्यूज में, और जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के नोट्स बना दो, वो ज़्यादा फायदा है कि मतलब अगर क्वेश्चंस वो आ रहे हैं तो उनके रिलेटेड जो टॉपिक्स है, उनके लाइक मेन पॉइंट्स लिख लो। जैसे काइनेटिक्स में माइकल मेंटेन्स इक्वेशन आ रही है तो वाली पढ़ लो, इंस्टेड ऑफ पूरी काइनेटिक्स पढ़ रहे हो। जो क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस कर लो। अभी अभी थोड़ा-सा मैं फनी वे में लेके जाता हूँ इसको, अब थोड़ा लड़वाने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों बोलिए। को, है ना? नहीं मैं देखो ये क्वेश्चन वैलिड मैंने अभी क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। मुझे लगता है ये उसी तरीके से बोलेंगे। नहीं क्वेश्चन तो आया ही नहीं अभी। बोलिए। क्वेश्चन को सुनो पहले। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि डू हैव डेफिनेटली आईआईटी में है तो बहुत सारे दोस्त आपके होंगे, है ना? बहुत सारे होंगे। हाँ, उसमें से कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगे, है ना? आप दूसरे वर्ड में फोकस मत करो। मैं जो कह रहा हूँ उसका आंसर दो। दोस्त होंगे ऐसे, है ना? तो अगर एक तेरे मेल दोस्त का फोन आता है और एक फीमेल फ्रेंड का फोन आता है और दोनों तेरे करीबी हैं, तो पहले जो बुला रहा है उसमें से किसके पास जाएगा? ये थोड़ा अब पहले थोड़ा-सा इसका आंसर देने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं, जो तुम सोचते हो कि तुम इसके क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, गलतफहमी दूर हो तो जाएगी। आज तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मतलब मेरे दोस्त ऐसे मुझे बोलते हैं कि मैं पहले फीमेल फ्रेंड्स की तरफ जाता हूँ। ये तो बहुत मतलब ऐसा इंसान जो लाइव टीवी पे एक्सेप्ट कर रहा है। बट मैं जाऊँगा तभी लड़के की साइड ही। बट लड़कों मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि धोखा देगा। अगर महिलाओं का कॉल आया तो मैं पहले महिला मित्र के पास जाऊँगा। तो भाई देखो यार, ये तो सच्चाई तूने बोल दी वैसे। तूने मतलब सही टैकल किया क्वेश्चन में, है ना? मतलब वो बोलते हैं बट उसने ऐसा होता मन नहीं की है। बात भी कह दी और वो दोस्तों के कंधों पे रख के ना उसने बंदूक चला दी है। मेरे दोस्त ऐसा सोचते हैं। तू क्या सोचता है भाई? मैं तो जो पास उसके पास जाऊँ। ये सही है। थोड़ा बच के भी तो रहना है ना। हाँ, ऐसे हाँ। बोल नहीं सकता सब सामने। कल गई सब पकड़ के मार। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट स्टडी। अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो हार्ड वर्क, बट अगर ये है कि तुम्हें बस थोड़ी टाइम के लिए सक्सेस चाहिए देन स्मार्ट स्टडीज। अगर तुम्हें ये बस पेपर क्लियर ही करना है कट ऑफ पे तब तो स्मार्ट स्टडीज, मतलब कट ऑफ पे ठीक ठाक। बट अगर तुम्हें बिल्कुल ही ऊपर आना है तो उसके लिए तो तुम्हें हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। रैंक वर्सेस नॉलेज। नॉलेज नॉलेज हाँ। ऑलवेज मैटर्स। हाँ knowledge। बिल्कुल। थोड़ा-सा और कहना क्या चाहते हो? मैं और थोड़ा-सा आगे लेके जाता हूँ। बोलो। और मैं आगे लेके जाता हूँ। चलो। हाँ, ठीक है। तो क्या मतलब तू रेडी है उस क्वेश्चन के लिए? हम थोड़ा कट कर दे। पॉइंट कट करते हैं। पहले उसको क्वेश्चन बताओ सर। हाँ, चलो कान में बताओ। मैं कान में नहीं बताऊँ, मैं तो सामने माइक में बताऊँगा क्वेश्चंस को। तो आंसर स्किप कर देंगे। आंसर्स नहीं ये वाला हमारे पास ऑप्शन नहीं Option आंसर नहीं, स्किप तो करने क्वेश्चन का। स्किप। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है बाकी उन बच्चों के लिए कि क्या इस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में गेट एयर 1 के लिए पढ़ते हुए बाकी चीजें मेंटेन की जा सकती हैं? बाकी का क्या कहना चाहते समझदार को इशारा काफी है। इशारा काफी है। हैं? करी तो जा सकती है। देखो करी कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों को शेयर करके बताओ एक बार। इनडायरेक्टली कुछ। मतलब करी जा सकती है, मतलब क्या आप दोनों टास्क में सक्सेसफुल हुए या सिंगल टास्क में? मतलब दूसरा टास्क से कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। दिक्कत तो ये रहेगी। बस मुझे यही कहना था। सो ही इज अ मच अवेटेड बैचलर एंड यहाँ से ये सर ने मैं कहाँ बोल दिया है। यहाँ से इसके लिए शादी का रिश्ता भी तय करने के लिए AR1 तुम सबके पास है, किसी को भाई लग रहा हो तो बता देना। हमारा गेट AR1 है, ऋषिकेश से है, अच्छी जगह से है। उसकी और आप खुद ही बोल सकते हो अपने बारे में। गंगा किनारे से है, जैम में A48 रैंक है, नेट में 14 रैंक है, GRF AR1 गेट है और रंग गोरा है। हाइट अच्छी खासी लंबा है। चौड़ा है, हाइट अच्छी है। तो ऐसा भी है। एक बार ऑडियंस को अपना फेस दिखाया जाए प्लीज। ठीक ओपन रिश्ता है भाई, किसी को चाहिए तो बता देना। ये हमारा बीच वाले लौंडा- पंडित है जो रिश्ता फाइनल कराएंगे। हाँ मुझे बता देना भाई, मैं अगर ठीक ठाक लगा तो जरूर रिकमेंड कर दूंगा से। मतलब लड़की के लिए मैं या फिर मेरे लिए लड़की? लड़की दोनों के लिए। लड़की के लिए बन जाने के बाद भी लोग ऐसा बोलते हैं। चलो अच्छी बात है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम द जोक दैट इज आवर पर्सनल टॉक एंड ऑल, सो मुझे लगता है कि आप सबको आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा। अब मैं कुछ आखिरी के कुछ शब्द, जैसे कि एक स्पेशल मैसेज, तो मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज वेद सर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस पूरी जर्नी में जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, वो ऑफलाइन के वो लेक्चर से लेकर फिर ऑनलाइन में वो क्लासेस में डांट सुनने से लेकर, क्या
एक सर के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन, क्या रहा जिंदगी में सर के कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री को लेकर? मतलब सर का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम खुद से नहीं पढ़ सकते और वो सर बहुत ही ईज़ी वे में पढ़ा देते हैं। लाइक कोऑर्डिनेशन बहुत सर ऐसे वे में पढ़ा देते हैं जो मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब खत्म भी होगी। और भी बहुत टॉपिक्स है, जैसे मैंने सर से मेन ग्रुप पढ़ा, तो सर ने वो बहुत अच्छा पढ़ाया है। और उसके अलावा भी सर से मैंने नेम रिएक्शंस भी सर से ही पढ़ी है, तो सर ने वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। मतलब जो सर टॉपिक हम सब दोस्तों में ये होता था, जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, अगर वो उसका वो भी है, मतलब कोई और रिकॉर्डेड है, वीडियो है, कुछ भी है। रिकॉर्डेड है या फिर कोई और टीचर भी वो पढ़ा रहा है, तो हम वो सर को ही वो करते थे कि बिल्कुल। मतलब कि सर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सर ने जो एक बार पढ़ा दिया वो तो बस हाँ, मास जिंगल आकर। आकर। बिल्कुल जिंगल वाला हु। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही एक बोला। फाइनल मैसेज सर उन बच्चों के लिए जो आपके जूनियर्स हैं और सुन रहे हैं इस पूरे सेशन को और जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई एडवाइस जो उन सबके काम आए, जो भी गेट 2027 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। भी हो सकता है थोड़ी कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो जाएगी ना अगर मैंने कुछ बोल दिया, मतलब लड़ाई-वड़ाई क्यों? ऐसी। हमें क्या पता लड़ाई होगी, तो तेरे आंसर पे डिपेंड करता है। हाँ अरे मैं आंसर वैसे ही बोल रहा था। ठीक ठीक कर दिया। कौन सा पार्ट, कोई पार्ट नहीं कटेगा तो चला के चल। ऐसे करता है। सॉरी, ये तो गलती से आ गया। मतलब मेरे हिसाब से जो मैं मेन वो देना चाहूँगा लोगों को एडवाइस, वही देना चाहूँगा कि जिनका जैम क्लियर हो जाता है, मतलब अगर हम देखें तो कोई भी पेपर जो है, ये सब जो केमिस्ट्री के पेपर है वो स्टेप वाइज है। पहला स्टेप जैम होता है, दूसरा नेट होता है, तीसरा गेट होता है। तो जिनका जैम क्लियर हो गया और जो आईआईटीज़ में चले गए, उन्हें कभी भी आईआईटी में जाने के बाद अपने आप को, मीन्स अच्छी बात है कि मैंने भी आईआईटी क्लियर करा था, हम आईआईटी में चले गए, तो मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। आईआईटी में जाके पढ़ना कि पहला साल बिल्कुल ही कि मज़े में हमें नहीं लेना चाहिए, मतलब कि हमें रेगुलर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक पेपर निकाल दिया और बीच में बहुत गैप लगे। क्योंकि जो वो गैप आ रहा है ना, उसमें जो कुछ 10 बच्चे होंगे जो गैप नहीं ला रहे हैं, वो बहुत आगे निकल जाएँगे। तो इसलिए हमें गैप नहीं लाना चाहिए, हमें रेगुलर लेना चाहिए। तो मेरा वेरी मतलब गुड। यही है कि जो पेपर निकाल रहा है, जिनका अगला टारगेट गेट है, तो उन्होंने पक्का या जैम निकाला होगा या फिर वो मास्टर्स पे जा रहे हैं, तो उन्हें पहले सेमेस्टर से ही पूरी तो नहीं स्पीड में, पर थोड़ी-थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि मतलब जब भी तुम 2 या 3 साल बाद गेट दे रहे हो, तो तुम प्रिपेयर रहो। तो ये बिल्कुल। मेरा मेन बहुत बढ़िया बात बोली है कि आपको अपनी जर्नी बीच-बीच में स्किप नहीं कर सकते हो आप। रेगुलैरिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते सर। आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और चीज़ें कहीं न कहीं आप एडवांस लेवल पर और ज़्यादा समझते हो। बिल्कुल यार, बिल्कुल। मैं इसमें एक और कहना चाहूँगा भाई कि तू जो रियल बोलना चाह रहा था, पहले वो बोल, क्या बोलना चाह रहा था? अरे रियल तो हाँ, था। नहीं, रियल नहीं, नहीं नहीं, था। रियल कुछ नहीं और था। नहीं ये सर तो थाया थी कुछ बोला था, थाया थी कुछ बोला था। नहीं, रियल कुछ नहीं था, रियल कुछ और था। रियल ये रियल सच में। नहीं, नहीं। रियल जनता ये था। जानना चाहती है, जनता जानता क्या तेरा जाना। वो आखिरी मैसेज था अच्छा, जो तू बच्चों को देना चाह रहा था, फिर डोंट हेजिटेट, डोंट नहीं, हेजिटेट। hesitate करी, कोई था ही नहीं। नहीं, यही नहीं। था, मतलब कि नहीं, हमें नहीं। फोकस होना चाहिए। नहीं, नहीं कुछ और था। मैं थोड़ा मतलब मौज ये था, मस्ती का ज्ञान भी दे सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब मौज मस्ती का ये है कि हम पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, बट उसके साथ मस्ती के साथ मस्ती भी करनी चाहिए, बट ये है मस्ती के साथ-साथ बिल्कुल भी भूल नहीं जाना चाहिए पढ़ाई को, कि मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक मस्ती ही कर रहे हैं या भूल गए, या फिर ऐसा नहीं है कि मस्ती को ऊपर करा, पढ़ाई को नीचे करा। मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए कि मतलब 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे मस्ती, मतलब हमें दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स का टाइम ऐसा होता है जो बेस्ट टाइम होता है। एक बार मास्टर्स खत्म होगी, उसके बाद कॉलेज लाइफ नहीं है, तो उसके बाद तुम्हें मस्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम मस्ती भी पूरी कर सकते हो, बट उसके साथ पढ़ाई को भी पूरा वो देना है टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मस्ती करने में पूरी मास्टर्स निकल गई और मास्टर्स के बाद बिल्कुल ही बैठ गए कि क्या करूँ अब अब मैं? क्या करें, तो दोनों ही इसलिए चीजों को बैलेंस करके चलो भाई। लाइफ में दोनों ही चीज जरूरी है। एक आखिरी पड़ाव आपकी लाइफ में, जिसके बाद बच्चे या तो फिर रिसर्च की तरफ जो जाता है उसके लिए तो बात अलग है, पर जो बच्चे अक्सर जो अप्स एंड डाउन की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये लास्ट स्टेज ऑफ दी वो यादें हैं, जो अक्सर आपको कॉलेज की वो यादें जो लंबे समय तक याद रहेंगी। हमें भी उस टाइम की यादें अभी तक याद है। तो वो दोनों ही चीजें मेंटेन करना जरूरी है, पढ़ाई भी एज वेल एज आपकी प्रिपरेशन भी। सो आज के सेशन में बड़ा मजा आया और बहुत सारी तुमसे जुड़ने से पहले काफी सारे हमने बातचीत भी की। बहुत मजा आया। कुछ हमारे पास मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स है तुम्हें दिखाने के लिए। तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत मस्ती आई। तो आज आने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे धन्यवाद पहले तो रजत। और हमें इतना हँसाने के लिए भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना हँसाने के लिए मतलब तेरा रिश्ता करवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। लड़के को बस एक यही कमी रह गई है सर, एक यही कमी रह गई है। एक अचीवमेंट ये बाकी है। एक शादी। बस शिट। ओह! वो तो इम्पोर्टेंट है। भाई तो इम्पोर्टेंट है। वो तो
वो हो जाए चाहिए। चलिए तो ओपन भाई, प्रपोजल है, जैसा कि प्रदीप सर ने बताया भी, हाँ। कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो ओपन प्रपोजल है फ्रॉम रजत साइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टा भी रजत चौहानी है वाह! और नंबर फिर से ले लेना जिसको चाहिए। बिल्कुल भाई। चले, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, वेट टॉक्स विद चैंपियंस। एंड बड़ा मजा आया था आज के एपिसोड में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच रजत, बहुत बढ़िया रहा। होता रहेगा। ऐसा आया, मिलते रहेंगे। सिलसिले कायम रहेंगे ये। हाँ, सिलसिले कायम रहेंगे। बढ़िया। और साथ में ये भी था कि कह रहे हैं, इसकी हंसी मजाक को देखते हुए ऐसा लगा कि यार बहुत सारे तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए इसकी वीडियोस बहुत जरूरी है। तो कैसी वीडियोस? वीडियोस जैसे कि आज तेरे बिहाइंड द सीन्स हो behind the गए। scenes और बिल्कुल डालेंगे, और ऐसे डालेंगे कि तुम फिर ना तेरे लिए जो वायरलिटी फैलेगी। लगता है अब फॉलोअर्स सर के- इंस्टाग्राम में। लगता है अब वेद सर के बाद दूसरा जो कैम एकेडमी में सबसे फेमस चेहरा होगा। रजत। 1 महीने तो होगी। ओपन प्रपोजल। कोई वजह नहीं। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद आप सबका एंड वेरी वेरी बेस्ट विशेस आप सभी को। धन्यवाद एंड मिलेंगे दोबारा एक बार फिर से।